उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मखमसूरों की पहली, मैं मीर की हमराज़ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ठंडा गोश्त में शामिल अफसाना खोरिस्ट। हम दिल्ली में थे, मेरा बच्चा बीमार था। मैंने पड़ोस के डॉक्टर कापड़िया को बुलाया। वो एक कुबड़ा आदमी था, बहुत पस्त कद लेकिन बेहद शरीफ। उसने मेरे बच्चे का बड़े अच्छे तरीके पर इलाज किया। उसको फीस दी तो उसने कबूल ना की। यूँ तो वो पारसी था लेकिन बड़ी शुस्ता और रफ्ता उर्दू बोलता था, इसलिए कि वो दिल्ली ही में पैदा हुआ था और तालीम उसने वही हासिल की थी। हमारे सामने के फ्लैट में मिस्टर खेश वाला रहता था, वो भी पारसी था। उसी के ज़रिए से हमने डॉक्टर कापड़िया को बुलाया था। 3-4 मरतबा हमारे यहाँ आया तो उससे हमारे ताल्लुकात बढ़ गए। डॉक्टर के यहाँ मेरा और मेरी बीवी का आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने हमारी मुलाकात अपने लड़के से कराई। उसका नाम सावक कापड़िया था। वो बहुत ही मिलनसार आदमी था। रंग बेहद जर्द, ऐसा लगता था कि उसमें कुछ है ही नहीं। संगर मशीन कंपनी में मुलाजिम था। गालिबन 500-600 रुपये माहवार पाता था। बहुत साफ सुथरा रहता था। उसका घर तो हमारे घर से कुछ फासले पर था। बहुत नफासत से सजा हुआ था। मजाल है कि गर्दो गुबार का एक जर्रा भी कहीं नजर आ जाए। जब मैं और मेरी बीवी शाम को उनके यहाँ जाते तो वो और उसकी बीवी खुर्शीद, जिसको पारसियों की ज़ुबान में खुरिश्त कहा जाता था, बड़े तपाक से पेश आते और हमारी खातिर तवाज़ु करते। खुर्शीद यानी खुरिश्त लंबे कद की औरत थी। आम पारसियों की तरह उसके नाक बदनुमा नहीं थी लेकिन खूबसूरत भी नहीं थी। मोटी पकौड़ा ऐसी नाक थी लेकिन रंग सफ़ेद था, इसलिए गवारा हो गई थी। बाल कटे हुए थे, चेहरा गोल था, खुशपोश थी, इसलिए अच्छी लगती थी। मेरी बीवी से चंद मुलाकातों ही में दोस्ती हो गई। चुनांचे हम उनके यहाँ अक्सर जाने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी भी हर 2 से तीसरे रोज़ हमारे यहाँ आ जाते थे और देर तक बैठे रहते थे। हम भी सावक के यहाँ गए। एक सिख को उनके यहाँ देखा। ये सिख एक तनोमंद आदमी था, बहुत खुशखुल्क। सावक ने मुझे बताया कि सरदार जोरावर सिंह उसका बचपन का दोस्त है। दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। एक साथ उन्होंने BA पास किया। लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से सरदार जोरावर सिंह सावक के मुकाबले में ज़्यादा मुअम्मर यानी ज़्यादा उम्र का नज़र आता था। सावक शायद खून की कमी के बायस बहुत ही छोटा मालूम होता था। ऐसा लगता था कि उसकी उम्र 18 बरस से ज़्यादा नहीं, लेकिन सरदार जोरावर सिंह 40 के ऊपर मालूम होता था। सरदार जोरावर सिंह कुंवारा था। जंग का ज़माना था। उसने गवर्नमेंट से कई ठीके ले रखे थे। उसका बाप बहुत पुराना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन बाप बेटे में बनती नहीं थी। सरदार जोरावर सिंह आज़ाद ख्याल था, लेकिन वो अपने बाप ही के साथ रहता था, पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अलबत्ता उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, जैसे वो छोटा सा बच्चा है। उसकी वजह यह थी कि वो माँ का इकलौता लड़का था। 3 लड़कियां थीं। वो अपने घर में आबाद हो चुकी थीं। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो शादी कर ले और उसके कलेजे को ठंडक पहुंचाए, मगर वो उसके मुतालिक बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने एक दफ़ा उससे दरियाफ्त किया, सरदार साहब आप शादी क्यों नहीं करते? उसने मोछों के अंदर हंसकर जवाब दिया, करूँगा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? उसने कहा आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी उम्र गालिबन 40 बरस होगी। सरदार जोरावर सिंह मुस्कुराया, और आपका अंदाज़ा गलत है। आप फरमाइए आपकी क्या उम्र है? सरदार जोरावर सिंह फिर मुस्कुराया, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। उम्र के लिहाज से भी मैं अभी परसों 29 अगस्त को 25 बरस का हुआ हूँ। मैंने अपने गलत अंदाजे की माफ़ी चाही, लेकिन आपकी शक्ल सूरत से जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी उम्र 25 बरस है। सरदार जोरावर सिंह हंसा, मैं सिख हूँ और बड़ा गैर मामूली सिख। ये कहकर उसने गौर से मुझे देखा। मंटू साहब आप हजामत क्यों नहीं करवाते? इतने बड़े बालों से आपको वहशत नहीं होती? मैंने गर्दन पर हाथ फेरा। बाल वाकई बहुत बड़े हुए थे। गालिबन 3 महीने हो गए थे जब मैंने बाल कटवाए थे।
सरदार जोरावर सिंह ने बात की तो मुझे सर पर एक बोझ सा महसूस हुआ। याद ही नहीं रहा। अब आपने कहा है तो मुझे वहशत महसूस हुई है। खुदा मालूम मुझे क्यों बाल कटवाने याद नहीं रहते। ये सिलसिला है ही कुछ वाहियात। 1 घंटा नाई के सामने सर निउड़ाए बैठे रहो, वो अपनी खुराफात बकता रहे और आप मजबूरन कान समेटे सुनते रहें। फलां एक्ट्रेस ऐसी है, फलां एक्ट्रेस वैसी है, अमेरिका ने एटम बम ईजाद कर लिया, रूस के पास उसका बहुत ही तगड़ा जवाब मौजूद है, ये टेली कौन है और वो मुसोलिन कहाँ गया। अब मैं अगर उसे कहूँ कि जहन्नम में गया तो ज़रूर पूछता कि साहब कैसे गया, किस रास्ते से गया, कौन से जहन्नम में गया। मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर सरदार जोरावर सिंह ने अपनी सफ़ेद पगड़ी उतारी। मुझे सख्त हैरत हुई, इसलिए कि उसके केस नदारत थे। उनके बजाय हल्के खसखसी बाल थे, लेकिन वो पगड़ी कुछ इस अंदाज से बांधा था कि मालूम होता था कि उसके केस हैं और साबित व सालिम हैं। बड़ी सफाई से पगड़ी को उसने मेरी तिपाई पर रखी और मुस्कुरा के कहा, मैं तो इससे बड़े बाल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसके बालों के मुतालिक कोई बात न की, इसलिए कि मैंने मुनासिब ख्याल न किया। उसने भी उनके मुतालिक कोई बात न छेड़ी। पगड़ी तिपाई पर रखने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं तो इससे बड़े बाल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद उसने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया और कहा, मंटू साहब, खुर्शीद के लिए आप कुछ कीजिए। मैं कुछ न समझा, कौन खुर्शीद? सरदार जोरावर सिंह ने पगड़ी उठाकर अपने सर पर रख ली। खुर्शीद कापड़िया के लिए मैं उनकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसको गाने का बहुत शौक़ है। मुझे मालूम नहीं था कि खुर्शीद गाती है। कैसा गाती हैं? सरदार जोरावर सिंह ने खुर्शीद की गायकी के बारे में इतनी तारीफ़ की कि मुझे सब मुबालगा मालूम हुआ। मंटू साहब बहुत अच्छी आवाज़ पाई है, खुसूसन ठुमरी ऐसी अच्छी गाती है कि आप वजद में आ जाएंगे। आपको ऐसा मालूम होगा कि खान साहब वो अब्दुल करीम को सुन रहे हैं। और लुत्फ़ ये कि खुर्शीद ने किसी के शागिर्दी नहीं की, बस जो मिला है कुदरत से मिला है। आप आज शाम को आइए, मिसेस मंटू भी ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैं खुर्शीद को बुलाऊंगा, आप ज़रा उसे सुनिएगा। मैंने कहा, ज़रूर ज़रूर। मुझे मालूम नहीं था कि वो गाती हैं। सरदार जोरावर सिंह ने सिफारिश के तौर पर कहा, आप रेडियो स्टेशन में हैं, मैं चाहता हूँ कि खुर्शीद को हर महीने कुछ प्रोग्राम मिल जाया करे। रुपये की उसको कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर उनको ये प्रोग्राम मिलेगा तो मुआवजा भी ज़रूर मिलेगा। गवर्नमेंट उनका मुआवजा किस खाते में डालेगी? ये सुनकर सरदार जोरावर सिंह मुस्कुराया, तो ठीक है, लेकिन उसे प्रोग्राम ज़रूर दिलवाइएगा। मुझे यकीन है कि सुनने वाले उसे बहुत पसंद कर लेंगे। इस गुफ्तगू के बाद हम तीसरे रोज़ सावक के यहाँ गए। वो मौजूद नहीं था, लेकिन ड्राइंग रूम में सरदार जोरावर सिंह बैठा सिगरेट पी रहा था। पारसियों में सिगरेट पीना मना है, सिख भी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन वो बड़े इत्मीनान और ठाठ से कश ले रहा था। मैं और मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुए तो उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। एस्ट्रे में उसकी गर्दन मरोड़ कर उसने हमें खालिस इस्लामी अंदाज में सलाम किया और कहा, खुर्शीद की तबीयत आज कुछ नासाज है। खुर्शीद कुछ देर के बाद आई तो मैंने महसूस किया कि उसकी तबीयत कतई नासाज नहीं है। मैंने उससे पूछा तो उसने अपने मोटे होठों पर मुस्कुराहट पैदा करके कहा, ज़रा ज़ुकाम था। मगर उसको ज़ुकाम नहीं था। सरदार जोरावर सिंह ने बड़े ज़ोरदार अंदाज में खुर्शीद से उसका हाल पूछा। ज़ुकाम के लिए कम अज़ कम 10 दवाएँ तजवीज़ की, 5 डॉक्टरों के हवाले दिए, मगर वो खामोश रही, जैसे वो इस किस्म के बकवास सुनने की आदी है। इतने में खुर्शीद का खामिन सावक कापड़िया आ गया। दफ्तर में काम की ज़्यादती की वजह से उसे देर हो गई थी। मुझसे और मेरी बीवी से उसने माजरत चाही। सरदार जोरावर सिंह से कुछ देर मजाक किया और हमसे चंद मिनट की रुखसत लेकर अंदर चला गया, इसलिए कि उसे अपनी बच्ची को देखना था। उसकी पल्लौठी की बच्ची बहुत प्यारी थी, यानी पहली बच्ची जो ये होता है उसको पल्लौठी कहते हैं। मियाँ बीवी की बस यही एक औलाद थी। करीबन 1.5 वर्ष की थी। रंग बाप की तरह जर्द, कुछ नक्श माँ पर थे, बाकी मालूम नहीं किसके थे। बहुत हंसमुख थी। उसको गोद में उठा कर लाया और हमारे पास बैठ गया। उसको अपनी बच्ची से बेहद प्यार था। दफ्तर से वापस आकर वो सारा वक्त उसके साथ खेलता रहता। मेरा ख्याल है करीब हर हफ्ते उसके लिए खिलौने लाता था। शीशों वाली बड़ी अलमारी थी जो उन खिलौनों से भरी हुई थी। सरदार जोरावर सिंह के मुतालिक बात छिड़ी तो सावक ने उसकी बहुत तारीफ़ की। उसने मुझसे और मेरी बीवी से कहा, सरदार जोरावर मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम दोनों लंगोटिए हैं। उसके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब इसी तरह लंगोटिए थे।
दोनों इकट्ठे पढ़ा करते थे। पहली जमात से अब तक हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे से मिलते रहे हैं। बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम स्कूल ही में पढ़ रहे हैं। सरदार ज़ोरावर सिंह मुस्कुराता रहा। उसके सर पर सिखों की बहुत बड़ी पगड़ी थी, मगर मुझे उसके होते हुए उसके सर के खसखसी बाल नज़र आ रहे थे और मुझे अपने सर पर अपने बालों का बोझ महसूस हो रहा था। सरदार ज़ोरावर सिंह के पहम इसरार पर खुर्शीद ने बाजा मंगाकर हमें गाना सुनाया। वो कंसुरी थी, लेकिन खुर्शीद उनके खाविन सरदार ज़ोरावर सिंह की खातिर मुझे उसके गाने की मजबूरन तारीफ़ करना पड़ी। मैंने सिर्फ इतना कहा, माशा अल्लाह, आप खूब गाती हैं। सरदार ज़ोरावर सिंह ने बड़े ज़ोर से ताली बजाई और कहा, खुर्शीद, आज तूने तो कमाल कर दिया, आज तूने कमाल कर दिया है। फिर मुझसे मुखातब हुआ। उसको आफ्ताब मौसीकी का खिताब मिल चुका है मंटू साहब। मैंने तो कुछ न कहा, लेकिन मेरी बीवी ने पूछा, कब? सरदार ज़ोरावर सिंह ने कहा, अखबार का वो कटिंग लाना। खुर्शीद अखबार का कटिंग लाई। कोई खुशामदी किस्म का रिपोर्टर था जिसने 6 महीने पहले एक प्राइवेट महफिल में खुर्शीद का गाना सुनकर उसे आफ्ताब मौसीकी का खिताब अता फरमाया था। मैं ये कटिंग पढ़कर मुस्कुराया और शरारतन खुर्शीद से कहा, आपका ये खिताब गलत है। सरदार ज़ोरावर सिंह ने मुझसे पूछा, क्यों? मैंने फिर शरारतन कहा, औरत के लिए आफ्ताब नहीं, आफ्ताबा होना चाहिए। खुर्शीद साहबा, आफ्ताब मौसीकी नहीं, आफ्ताब है मौसीकी हैं। मेरा मजाक सबके सर पर से गुजर गया। मैंने खुदा का शुक्र किया, क्योंकि ये मजाक करने के बाद मैंने फ़ौरन ही सोचा था कि और कोई नहीं तो सरदार ज़ोरावर सिंह ज़रूर उसको समझेगा, मगर वो मुस्कुराया। ये अखबार वाले हमेशा गलत ज़ुबान लिखते हैं। आफ्ताब की जगह आफ्ताबा होना चाहिए था। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैंने और कुछ न कहा, इसलिए कि मुझे एहसास था कि कहीं मेरा मजाक फाश न हो जाए। सावक कुछ और ही ख्यालात में गर्क था। उसको सरदार ज़ोरावर सिंह दोस्ती के वाक़यात याद आ रहे थे। मिस्टर मंटू, ऐसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे साथ इंतहाई खुलूस बनता है। पिछले दिनों में अस्पताल में बीमार था, उसने नर्सों से बढ़कर मेरी खिदमत की, मेरे घर बार का ख्याल रखा। खुर्शीद अकेली घबरा जाती, मगर उसने हर तरह उसकी दिलजोई की। मेरी बेटी को घंटों खिलाता रहा। उसके अलावा मेरे पास बैठकर कई अखबार पढ़कर सुनाता रहा। मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये सुनकर सरदार ज़ोरावर सिंह मुस्कुराया और खुर्शीद से मुखातब हुआ, खुर्शीद, आज तुम्हारा खाविंद बहुत सेंटिमेंटल हो रहा है। मैंने क्या किया था जो ये मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? सावक ने कहा, बकवास न करो, तुम्हारी तारीफ मैं कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती पर मुझे नाज है और हमेशा रहेगा। बचपन से लेकर अब तक तुम एक से रहे हो। मेरे साथ तुम्हारे सलूक में कभी फ़र्क नहीं आया। मैंने सरदार ज़ोरावर सिंह की तरफ देखा। वो ये तारीफ़ी कलिमात यूँ सुन रहा था जैसे रेडियो से खबरें। जब सावक बोल चुका तो उसने मुझसे पूछा, तो खुर्शीद को प्रोग्राम मिल जाएगा ना? मैंने चौंक कर जवाब दिया, जी, मैं कोशिश करूंगा। सरदार ज़ोरावर सिंह ने ज़रा हैरत से कहा, कोशिश? यानी उनके लिए प्रोग्राम हासिल करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी? आप भी कमाल करते हैं। कल सुबह इनको अपने साथ ले जाइए। मेरा ख्याल है इनका गाना सुनते ही म्यूज़िक डायरेक्टर इसी महीने में उनको कम से कम 2 प्रोग्राम दे देगा। मैंने उसकी दिलशक्ति मुनासिब न समझी और कहा, यकीनन। लेकिन खुर्शीद ने सरदार ज़ोरावर सिंह से कहा, मैं सुबह नहीं जा सकती। बेबी सुबह को मेरे बगैर घर में नहीं रह सकती। दोपहर को अलबत्ता जा सकती हूँ। सरदार ज़ोरावर सिंह मुझसे मुखातब हुआ, मंटू साहब, वाकई बच्ची इसको सुबह बहुत तंग करती है। मैं किसी रोज़ खुर्शीद को दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन ले आऊँगा। खुर्शीद को दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन लाने की नौबत ना आई, क्योंकि मैंने दूसरे रोज़ ही एकदम इरादा किया कि मैं दिल्ली छोड़कर बम्बई चला जाऊंगा। चुनांचे उससे अगले दिन इस्तीफ़ा देकर मुंबई रवाना हो गया। मेरी बीवी मुझसे कुछ दिन बाद चली आई। हम मिसेस खुरिश्त कापड़िया और सरदार ज़ोरावर सिंह को भूल गए।
मैं एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था। बीमारी के बाइस इत्तेफाक से एक रोज़ मैं वहाँ न गया। दूसरे रोज़ वहाँ पहुँचा तो गेट कीपर ने मुझे एक कागज़ दिया कि कल एक साहब आपसे मिलने आए थे, वो ये दे गए हैं। मैंने रुका, उठाया, पढ़ा। सरदार जोरावर सिंह का था। मुख्तसर सी तहरीर थी। मैं और मेरी बीवी आपसे मिलने यहाँ आए मगर आप मौजूद नहीं थे। हम ताज होटल में ठहरे हैं, अगर आप तशरीफ़ लाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। मिसेस मंटू को ज़रूर साथ लाइएगा। कमरे का नंबर वगैरह दर्ज था। मैं और मेरी बीवी उसी शाम टैक्सी में ताज होटल गए। कमरा तलाश करने में कोई दिक्कत न हुई। सरदार जोरावर सिंह वहाँ मौजूद था। हम जब अंदर कमरे में दाखिल हुए तो वह अपने छोटे छोटे खसखसी बालों में कंघी कर रहा था। बड़े तपाक से मिला। मेरी बीवी उसकी बीवी के देखने के लिए बेकरार थी। चुनांचे उसने पूछा, सरदार साहब आपकी मिसेस कहाँ हैं? सरदार जोरावर सिंह मुस्कुराया, अभी आती हैं, बाथरूम में हैं। उसने ये कहा और दूसरे कमरे में खुरिश नमूदार हुई। मेरी बीवी उठकर उससे गले मिली और सबसे पहला सवाल उससे ये किया, बच्ची कैसी है खुर्शीद? खुरिश ने जवाब दिया अच्छी है। फिर मेरी बीवी ने उससे पूछा, सावक कहाँ है? खुरिश ने कोई जवाब न दिया। जब वो और मेरी बीवी पास पास बैठ गईं, मैं सरदार जोरावर सिंह से पूछा, सरदार साहब आप अपनी बीवी को बाहर निकालिए। सरदार जोरावर सिंह मुस्कुराया। खुरिश की तरफ देखकर उसने कहा, खुर्शीद मेरी बीवी को बाहर निकालो। खुरिश मेरी बीवी से मुखातब होकर मुस्कुराई कि मैंने सरदार जोरावर सिंह से शादी कर ली है, हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। मेरी बीवी ने यह सुना। उसकी समझ में कुछ ना आया कि क्या कहे। उठी और मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चलिए सादत साहब, और हम कमरे से बाहर थे। खुदा मालूम सरदार जोरावर सिंह और खुरिश ने हमारी इस बदतमीज़ी के मुतालिक क्या कहा होगा। 28 जुलाई 1950। फिर मिलते हैं इस अफसाने के खुलासे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।